जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, सकारात्मक राष्ट्रवाद की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी राष्ट्रवाद की। आज हम चर्चा करते हैं सकारात्मक राष्ट्रवाद की। जब बात सकारात्मक राष्ट्रवाद की होती है तो दूसरा पहलू भी सामने आता है, वह है नकारात्मक राष्ट्रवाद। हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इस देश को पहली बार 14 मई 1857 को अंग्रेजों के राज से मुक्त करा लिया गया था। 14 मई 1857 से 21 सितंबर 1857 तक लाल किले में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में काउंसिल बनी थी। इस काउंसिल ने 5 महीने तक सरकार चलाई। उसके बाद दोबारा अंग्रेजों ने देश के गद्दारों की मदद से हमला किया और लाल किले पर कब्जा कर लिया। पुरानी दिल्ली में एक दरवाजा है जिसे लोग लाल दरवाजा, भुतहा दरवाजा या खूनी दरवाजा के नाम से जानते। खूनी दरवाजा वह जगह है जहां कई निर्दोष लोगों का अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कत्लेआम हुआ था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में थे। उनके साथ में उनके बेटे और 2 पोते भी थे। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लाल किले में कैद कर दिया गया। उस समय सेनापति हडसन था। अंग्रेजों के सेनापति हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे और दोनों पोतों को गिरफ्तार कर लिया और खूनी दरवाजे के पास लाकर उनका सिर कलम कर दिया। बताते हैं कि अंग्रेजों ने बेटे और पोतों का सिर थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने रख दिया और कहा कि बहादुर शाह जफर, ये तेरी देशभक्ति का इनाम है। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरी देशभक्ति का यही इनाम है तो मुझे ये कबूल है। देश के लिए हम ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनकी कुर्बानी के दम पर आज ये देश आज़ाद है। उसके बाद 1857 में बहुत बड़ा दमन हुआ। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में सीधे विक्टोरिया का राज कायम हुआ, जिसमें भारत की लूट जारी रही, जिससे धीरे धीरे विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। लोग जगह जगह आवाज उठाने लगे। अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा था कि जब तक हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं होंगे, भारत पर लंबे समय तक राज करना मुश्किल होगा। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि देश में 3 तरह के नारे गूंजते थे: फिरंगियों भारत छोड़ो, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। यानी 3 तरह की विचारधाराएं, लेकिन एक विचारधारा ऐसी थी जो सबको आपस में जोड़ने का काम करती थी, वह थी देशभक्ति की विचारधारा। किसी भी तरह से अंग्रेजी दासता से देश को आजाद कराना। लेकिन अंग्रेजों की सोच थी कि फूट डालो, राज करो। उन्होंने भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने की रणनीति बनाई। उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को हमारे लोगों के बीच में प्रयोग करना शुरू किया, जिसका पहला प्रयोग 1905 में बंगाल में हुआ। उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटा, एक हिंदू बंगाल और दूसरा मुस्लिम बंगाल। अंग्रेजों ने नकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा को बोने की कोशिश की। उन्होंने यह कोशिश इसलिए की कि ताकि भारत की एकता विखंडित हो और उनका शासन आगे बढ़ सके, उनकी शोषण और गुलामी की व्यवस्था आगे बढ़ सके और हमारा राज कायम रह सके।
पूरा भारत बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा होता है। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया थी, ना इतने ज्यादा अखबार थे, ना टेलीविजन चैनल थे, ना ही आने जाने के इतने ज्यादा साधन थे, लेकिन फिर भी एक सोच थी, तभी पूरा देश विभाजन के खिलाफ खड़ा होता है। बंगाल का विभाजन नकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच को विकसित करने के लिए होता है और उसके खिलाफ एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच के साथ लाल बाल और पाल के नेतृत्व में पूरा देश आवाज उठाता है। वह सकारात्मक राष्ट्रवाद की ही सोच थी, वरना पंजाब में पैदा हुए लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में पैदा हुए बाल गंगाधर तिलक, हबीगंज में पैदा हुए बिपिन चंद्र को बंगाल से क्या लेना देना था। पहले के जमाने में देश में कहीं पर मुगलों का शासन था तो कहीं पर मराठों का शासन था, कहीं पर पल्लवों का शासन था तो कहीं पर होड़ों का शासन था। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आजादी के आंदोलन के समय नई चेतना पैदा हुई। अगर हमला पंजाब पर हुआ तो दर्द बंगाल को हुआ, बंगाल को बांटा गया तो दर्द महाराष्ट्र को भी हुआ। एक सकारात्मक सोच पैदा हुई जिसे सकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं। 1905 में भारत के अंदर स्वदेशी और स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों को हार मिली। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, उसे छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। दिल्ली आकर उन्होंने अपना डेरा जमाया। अंग्रेजों ने तय किया कि जब तक भारत को सोच के आधार पर विभाजित नहीं करेंगे तब तक भारत में शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच पैदा हो चुकी थी। अंग्रेजों द्वारा अपने काम को सरल बनाने के लिए आजादी की लड़ाई के खिलाफ दो संगठनों की नींव डाली गई। एक का नाम था मुस्लिम लीग, दूसरे का नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की विचारधारा आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब्दील हुई। आप देखेंगे कि आजादी की पूरी लड़ाई के दौरान ये नदारक रहे। देश से मोहब्बत करने वाले का यह भी एक पैमाना है कि आजादी की लड़ाई में देश के लिए कुर्बानी दे। आप देखेंगे कि आजादी की पूरी लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या आरएसएस का कार्यकर्ता देश की आजादी के लिए नारे नहीं लगाता, देश की आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं देता। ये दोनों संगठन इस देश के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और इसका परिणाम होता है कि 1947 में देश विभाजित हो जाता है। गौरतलब बात यह है कि 1905 में एक राज्य विभाजित होता है तो उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाता है, लेकिन 1947 में देश का विभाजन होता है तो पूरे देश से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठती। आखिर क्यों? क्योंकि उस समय तक हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों द्वारा हमारे दिमाग में इतना नफरत का जहर भर दिया गया कि देश को विखंडित करना भी देश के हित की बात लगने लगती है। इसमें देश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक के लोग शामिल होते हैं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस साथ खड़ा नहीं होता। आरएसएस का एक भी मेंबर देश के लिए आजादी की लड़ाई में कुर्बानी नहीं देता। वह कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। पहले मुस्लिम लीग आजादी की लड़ाई में साथ खड़ी थी, धीरे धीरे वह भी कहना शुरू कर देती है कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। अंग्रेजों ने बीडी सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से भारत में नफरत के बीज बोना शुरू किया। यह विचारधारा उसी नकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करती है जिसके अनुसार राष्ट्र तभी ताकतवर हो सकता है जब
एक धर्म, एक भाषा, एक बोली, एक संस्कृति होगी। उनकी माने तो इस तरह की एकांगी अस्मिता से बने राष्ट्र में हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र नेपाल हमारे सामने है। यहाँ की बेरोजगारी और जहालत खत्म नहीं हुई। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को भ्रम है कि जर्मनी में सिर्फ यहूदी मारे गए। मैं कहता हूँ यहूदियों से ज्यादा जर्मन मारे गए, क्योंकि नकारात्मक राष्ट्रवाद के आधार पर, नफरत के आधार पर जो सत्ता बनती है, उस सत्ता को अल्पसंख्यकों से ज्यादा खतरा नहीं होता। अल्पसंख्यक ना तो सत्ता बना सकते हैं और ना ही सत्ता बिगाड़ सकते हैं। आप एक समय में नफरत के आधार पर जब बहुसंख्यकों को गोलबंद करके सत्ता ले लेते हैं, तो उसके बाद खतरा अल्पसंख्यकों से नहीं रहता, खतरा बहुसंख्यकों से हो जाता है। भारत और जर्मनी में यही हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है, जिसका निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ था। आज भी वहां पर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान वहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों का ही होता है। आज आरएसएस और भाजपा के लोग जिस राष्ट्रवाद के नाम पर देश को भ्रमित कर रहे हैं, वह नकारात्मक राष्ट्रवाद का जर्मनी मॉडल है। वे उसी मॉडल को भारत में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आज भारत के अंदर आरएसएस और भाजपा के लोगों द्वारा दावे किए जा रहे हैं जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। वे लोग यह बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनाना है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी कुर्सी बचाना है, सत्ता में बने रहना है। ये इस बात को समझा रहे हैं कि सदियों से यह देश गुलाम रहा है, इसलिए गुलामी की वजह से बेरोजगारी पैदा हुई है, गुलामी की वजह से महिलाओं का शोषण हुआ है, गुलामी की वजह से देश पिछड़ गया है, गुलामी की वजह से लोगों को शिक्षा नहीं मिली है। उनका कहना है कि अगर इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहते तो इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती, इस देश के अंदर लोग अपने आप पढ़ लिख जाते, इस देश के अंदर सबको बराबरी का हक होता, इस देश के अंदर जातिवाद नहीं होता। लेकिन हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि ये सब झूठ है। कुल मिलाकर नकारात्मक राष्ट्रवाद नफरत फैलाकर अपनी सत्ता को हासिल करता है। जर्मनी में जो हुआ उसे हम सब आंख खोलकर देखने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में जो हुआ उसे हम सब लोग आंख खोलकर देखने की कोशिश नहीं करते। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी कौम इतिहास से नहीं सीखती तो वह बहुत दुखदाई होता है। हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस देश को नकारात्मक राष्ट्रवाद की आग में झोंका जाएगा तो वह विखंडित होने के रास्ते की ओर बढ़ेगा, कत्लेआम के रास्ते की ओर बढ़ेगा और जो नायक हैं वो आत्महत्या करने की तरफ बढ़ेंगे। नकारात्मक राष्ट्रवाद से कोई भी रास्ता तरक्की का नहीं निकलने वाला, न इतिहास में निकला है, न वर्तमान में निकल सकता है और न ही भविष्य में निकलने की कोई उम्मीद है। इसलिए सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच की ओर बढ़ना पड़ेगा। आजकल दो तरह के लोगों का शोर ज्यादा सुनाई देता है। एक वे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर तथाकथित हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए पूरी भारतीय संस्कृति को खारिज कर रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि इन दोनों तबकों के तर्क वितर्क
भारतीय संस्कृति के उस पहलू पर बात नहीं करते जो सकारात्मक हैं। सिर्फ भारतीय परंपरा के नकारात्मक पहलुओं तक ही सीमित हैं। सकारात्मक पहलू जो सबको साथ लेकर चलता है, जो पूरी धरा को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और जो अपनी प्रकृति में ही बहुलतावादी है। लेकिन आज भारत की इस बहुलतावादी संस्कृति को खत्म करने की साजिश चल रही है। उनकी चले तो वो इस देश को एक पंथ, एक धर्म, एक विचार, एक सोच में बदल दें। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए नकारात्मक राष्ट्रवाद के द्वारा नफरत का जाल बुना जा रहा है। धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। गंगा यमुनी तहजीब वाले इस देश को हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में बांटा जा रहा है। इस नकारात्मक राष्ट्रवाद के नाम पर सरे राय किसी को भी मारा जा सकता है। आज एक पार्टी, एक संगठन, एक आदमी को देश से भी बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, जो न सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि इस देश की आत्मा जो यहाँ की बहुलतावादी संस्कृति में बसती है उसके भी खिलाफ है। बहुलतावादी संस्कृति के खत्म होने का मतलब है विभिन्न विचारों को पल्लवित और पुष्पित होने के रास्ते का बंद हो जाना, जिसका मतलब है नए ज्ञान विज्ञान का रास्ता बंद हो जाना और अंततोगत्वा भारत के तरक्की का रास्ता बंद हो जाना। क्या भारत के बेटे बेटियां ये पसंद करेंगे कि हमारा देश भी पाकिस्तान और नेपाल की तरह धर्म आधारित राष्ट्र बनकर एक ऐसी गली में फंस जाए जहां से आगे का कोई रास्ता ही ना निकलता? नकारात्मक राष्ट्रवाद के उलट सकारात्मक राष्ट्रवाद उस गुलदस्ते के समान है जिसमें विभिन्न भाषाओं के फूल हैं, विभिन्न धर्मों के फूल हैं, विभिन्न क्षेत्रों, वेशभूषा, संस्कृति के फूल हैं, विभिन्न नदियों, पहाड़ों, मैदानों के फूल हैं, विभिन्न मौसमों, रहन सहन, खान पान के फूल हैं, विभिन्न मतों, विश्वासों और पद्धतियों के फूल हैं। हमारा देश भारत विविधताओं में एकता की मिसाल कायम करता है। हमें नफरत फैलाने वाले षड्यंत्रकारियों की सोच को भांपना होगा, समझना होगा, बेनकाब करना होगा। देश नफरत के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। देश तभी तरक्की कर सकता है जब देश में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सबके लिए रोजगार की गारंटी हो, न कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर नफरत हो। सोचें, विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सकारात्मक राष्ट्रवाद की पाठशाला में फिर से एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।